हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मेजर टेस्ट 2 का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आ जाता है। पहला सवाल आता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो साथियों बात करें, देखो पहला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था कि इसमें से वाणिज्य कार्यों के लिए एक निर्देशन मंडल का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था साथियों, याद रखना, निर्देशन मंडल का गठन किया गया था। किसका किया गया, निर्देशक मंडल का गठन होता है। ठीक है, किस में होता है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर से। बात करें 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया था साथियों। और पहले कौन बने थे, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1813 का चार्टर अधिनियम। यही अपना आंसर आएगा साथियों। इसके अंदर से क्या था कि भारत के साथ में व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। और बात करें साथियों, जो 1833 वाला चार्टर अधिनियम है ना, इसको क्या कहते हैं, सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 ये कहता है कि गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया जाता है, जिसमें कौन आते हैं साथियों, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1858 में के अंदर से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों को शासन था ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है। समझ में आ चुका होगा, तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से असत्य कथन पूछा गया है। पहला बात करें, इस अधिनियम की धारा 5 के तहत भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय संसद संघीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ये बात भी सही आती है साथियों। ये दिया गया है, धारा कौन सी है, याद रखना, धारा 18 में बखान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों के लिए पृथक संविधान का प्रावधान किया गया साथियों। और नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि इस अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नहीं भाई, इसके अंदर से क्या होता है कि जो इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की जाती है। कब होता है, 1919 के अंतर्गत होती है, याद रखना। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है तो वो 17 जनवरी को होती है। कब होती है, 17 जनवरी 1921 को होती है, ये याद रखना। और ये किस में था, भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, 3 जगह बैंक खुलते हैं। एक तो कलकत्ता में खुलता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा खुलता है, बॉम्बे में खुलता है। कहाँ पर खुलता है, बॉम्बे में खुलता है। और एक और याद रखना, मद्रास में खुलता है। ये 3 जगह इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था। पहला बात करें अपन अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव कब आता है साथियों, इसी के बारे में बात करें तो ये 1940 में आता है। इसके अंदर से क्या होता है कि पहली बार संविधान निर्माण की बात कही जाती है। ठीक है। दूसरा बात करें कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ये कब आता है साथियों, ये भी याद रखना, 22 मार्च को आता है। कब आता है, 22 मार्च 1946। ये सन जो लिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव है, 3 सदस्यों के साथ में भारत आता है। और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि भारत की संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव इसके तहत होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन कब आता है साथियों, ये 1942 को आता है। इसके अंदर क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग हैं वो इनकी बात नहीं मानते हैं, ये प्रस्ताव है ये असफल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्की बर्ड प्लान। डिक्की बर्ड प्लान कब आता है साथियों, ये 1947 को आता है। 1947 को अंदर आने के बाद में क्या होता है कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकार राज्य घोषित किया गया। और फिर उन्हें क्या होता है साथियों कि चुनने की अनुमति दी जाती है कि वे संविधान सभा में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं, ये बात इसमें कही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल हैं, वो पूछा गया है। पहला,
सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो एकात्मक की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था है, ये बात भी सही आती है। तीसरा बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी बात सही आती है। लेकिन एक बात यहाँ पर लिखी गई कि मनोनीत राष्ट्राध्यक्ष, साथियों यहाँ पर मनोनीत न होकर क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत आ जाता है, तो सही कथन के बारे में पूछा गया है, पहला दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य शब्द का आशय है। तो गणराज्य शब्द के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, भारत में राज्याध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, यही बात यहाँ पर सही आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित कीजिए, ये बताया गया है। जब बात होती है तीसरी अनुसूची की तो इसमें से क्या बताया गया है साथियों, शपथ का प्रारूप देखने को मिल जाता है, ठीक बात है। चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई है, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। सातवीं अनुसूची के अंदर से बात करें तो यहाँ पर सातवीं अनुसूची में सूचियाँ दी गई हैं, जिसके अंदर से कौन कौन सी सूचियाँ हैं, एक तो संघ सूची है, एक आ जाती है राज्य सूची आ जाती है, और एक आ जाती है समवर्ती सूची। ये तीन सूची यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आठवीं अनुसूची में बात करें तो साथियों भाषाएं दे रखी हैं। पहले कितनी बात करें तो 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में भी याद रखना, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये यहाँ पर आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों वो कौन सा आ जाता है, याद रखना, पहले वाला आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 20 से नहीं है। पहला बात करें तो पहला दे रखा है भूतलक्षी दंडिक विधियों में संरक्षण, ठीक बात आ जाती है। दोहरे दंड का निषेध है, ये बात भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट दे रखा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ये साथियों किस में आता है, याद रखना आर्टिकल आता है 22(1) में बात की गई है इसकी। ठीक है, अगर बात करें आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 क्या साथियों, ये आ जाता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 22(1) में बात करें तो इसमें से क्या होता है कि कारण जानने का अधिकार भी होता है, साथ में ही वकील से परामर्श करने का अधिकार भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, गिरफ्तारी जानने का कारण का अधिकार आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला बात करें, आर्टिकल दे रखा है 39 क दे रखा है, तो इसमें से क्या बात की गई है साथियों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता दे रखी है। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों, आर्टिकल 40 के अंदर से क्या होता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 41 के बारे में बात करें तो काम का अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 44 में बात करें तो साथियों क्या जाता है, समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना, ए में 2 है, बी में 3 है और सी में 4 है। चलो ठीक है, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 1 है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने का उल्लेख किसमें है। तो साथियों इसका जो उल्लेख दिया गया है वो दे रखा है आर्टिकल 51(a)(e) में बात की गई है, या फिर अपन बोलें कि अनुच्छेद 51 क अड़ में बात की गई है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं, देखो अनुच्छेद 51 क च में बात करते हैं, फिर आर्टिकल 51(a)(f) के अंदर से बात करें तो इसमें क्या दे रखा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की जो समग्र संस्कृति और समृद्धि की विरासत के जो क्या होता है उसके महत्व को समझें और साथ में उनका संरक्षण करें। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है साथियों कौन सा, अनुच्छेद 51 क जिसमें से जी या 6 बात की गई है, या फिर आर्टिकल 51(a)(g) में। इसमें क्या दिया गया कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जांच और सुधार के लिए भावना को विकसित करे। ठीक है, ये इसमें दिया गया है, याद रखना किसमें दे रखा है, जो मैंने अभी बोला है ना कि प्रत्येक मानव का जो कर्तव्य होता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जांच और सुधार के जो भावना को विकसित करे, तो ये आर्टिकल 51(a)(h) में दिया गया है।
और इसके अंदर से 51 का 6 में बात करें तो क्या जाता है साथियों कि प्रकृति के जो चीज़ों हैं उनका संरक्षण करना इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू के संबंध में सत्य कथन की बात हो रही है। पहला बात करें, पहला दे रखा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्तिगत 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये बात सही आ जाती है साथियों। और 7वीं महिला हैं, कौन सी हैं? 7वीं महिला हैं, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें, यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना साथियों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, असत्य कथन वाले विकल्प का चयन करना है। याद रखना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, असत्य कथन वाला। पहला बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये बात सही आती है, असत्य के बारे में पूछा गया है। दूसरा बात करें, यदि कोई मंत्री दल बदल करे तो वह मंत्री पद के लिए निर्हित किया जाता है, तो ये बात भी सही आती है। तो इसमें से असत्य दोनों के नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें, जो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अंदर से क्या होता है, ये आर्टिकल 77 2 में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे? तो साथियों याद रखना, इसका सही आंसर रहेगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में साथियों कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पहला जाता है अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, विश्वास प्रस्ताव भी नहीं किया जा सकता, और स्थगन प्रस्ताव है वो भी नहीं किया जा सकता। तीनों के तीनों नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन आ जाता है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत करता है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों, सामान्यतः भारतीय संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं साथियों? एक का तो जाता है बजट सत्र होता है। दूसरा बात करें तो मानसून सत्र होता है। कौन सा होता है? मानसून सत्र होता है। तीसरा बात करें तो एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, शीतकालीन सत्र होता है, ये 3 होते हैं। दूसरा बात करें तो दे रखा है कि संसद में सत्रावसान का अधिकार पीठासीन को प्राप्त है। तो साथियों ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। गलत क्यों आती है साथियों? ये सत्रावसान नहीं कर सकता, ओनली क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ये थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट कथन दे रखा है कि संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। साथियों काम इसी में होगा, लेकिन अगर कोई ये दोनों भाषाएं नहीं बोल सकता तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। यहाँ पर सत्य कथन के बारे में बात हो रही थी साथियों, तो सत्य कथन में कौन सा आएगा? एक तो पहला सही है आपका, एक दूसरा सही है, और एक तीसरा गलत है, चौथा सही आपका है। तो इसके अंदर से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही रहेगा। याद रखना, इसमें ये कथन नहीं हो सकता, संसद के सत्रावसान का अधिकार पीठासीन को नहीं प्राप्त होता है, इतना सही याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कथन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि आर्टिकल 142(1) के तहत उच्चतम न्यायालय अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश या फिर डिक्री पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या फिर विषय के पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा दे रखा है कि अनुच्छेद 142(2) के तहत यदि राष्ट्रपति का ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधि या तथ्यों में से कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ तो जो व्यापक महत्व का है तथा उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह क्या कर सकता है? इसके लिए ये कथन गलत आ जाता है साथियों। इसके लिए क्यों आएगा? आर्टिकल 142(2) के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या जाता है कि इसमें से जो न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय है, उसकी व्यापक शक्तियां प्रदान करता है ताकि वह अपने सामने जो लंबित मामले हैं किसी भी मामले को पूर्ण न्यायालय के लिए सुनिश्चित कर सकता है। तो वो बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आपका पहले वाला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला बात करें, नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई, ठीक बात आ जाती है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये बात भी सही आती है। तो तीनों के तीनों आपके कथन सही रहेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो साथियों सबसे पहले बात करें कौन सा, यह जाता है 24वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1971 में होता है साथियों। इसके अंदर से क्या था कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि करता है, ठीक है। दूसरा बात करें, यह आ जाता है अपना 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है साथियों। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी का यही अपना आंसर रहता है साथियों, ठीक है। कौन सा वाला रहेगा? ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। ये कब होता है साथियों? 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में होता है। इसमें क्या बात होती है? इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की गई है। और नेक्स्ट बात करें 51वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 1984 को होता है। इसमें क्या बात होती है कि लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बात होती है। तो अपना ये सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा, जिसके अंदर से क्या होता है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि महरौली का लोहा स्तंभ किस गुप्त शासक के काल में स्थापित किया गया था साथियों? तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थापित किया जाता है। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल आता है वो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक माना जाता है। एक और बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त का है 335 से लेकर 375 तक चलता है साथियों। इसको एक कविराज की उपाधि थी। क्या थी इसको? उपाधि याद रखना, इसकी क्या नाम थी? इसकी आ जाती है कविराज की उपाधि थी। और ये समुद्रगुप्त है ना, ये वीणा बजाने में निपुण था। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि गुप्तकालीन ग्रंथों का कौन सा युगम असम्मिलित है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मुद्रा रक्षक है, विशाखदत्त का जाता है, ठीक आ जाता है। दूसरा अपन बात करें, देखो कामसूत्र है, ये कामानंद के बारे में बात हो रही है। तो कामसूत्र आपको पता है कि किसका जाता है साथियों? यह जाता है वात्सायन का जाता है। किसका जाता है? वात्सायन का जाता है। और कामनंदक के बारे में बात करें तो इसका कौन सा आता है साथियों? ये भी याद रखना, यह जाता है नीतिसार। इसका नीतिसार था। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंच नामक पत्रिका से संबंधित नहीं था साथियों? तो याद रखना इसका सही आंसर रहेगा इन मेमोरियल। पीछे वाले जो अपन माइनर जो किया था उसमें भी आया था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल क्रांतिकारी थे। पहला बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र होता कब है? ये 22 दिसंबर की बात आती है साथियों। 22 दिसंबर 1922 को दिल्ली षड्यंत्र केस होता है। कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी लाई जाती है उस समय होता है। उसके अंदर से कौन कौन आते हैं साथियों? देखो पहला बात करें तो अवध बिहारी थे। दूसरा बात करें तो आ जाता है बसंत विश्वास थे। एक और आ जाता है साथियों मास्टर अमीर चंद थे। और एक और याद सकते हो बाल मुकुंद भी याद रखना। कौन आते हैं? बाल मुकुंद। बाल मुकुंद के साथ में एक आ जाता है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह भी इसमें थे। एक आ जाता है बारठ भी याद रखना, ठीक है। ये लोग इसके अंदर से शामिल थे। तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ही आपके ऑप्शन सही रहेंगे। तो ये वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित निम्न घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव आपको पता है कि कब आता है साथियों? ये अगस्त में आता है, 1940 में आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये साथियों कब आता है? अक्टूबर में आता है, 1940 में ही आता है। क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें तो साथियों 1942 में आता है, ठीक है। राजगोपालाचारी योजना के बारे में बात करें तो साथियों 1944 में आता है।
इतना ही आपको याद रखना है। जब ये सन याद है तो ये आंसर आराम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा, ठीक, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आता है, उसके बाद में आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अक्टूबर 1940 में आता है, उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है, ठीक है, और राजगोपालाचारी योजना है ये कब आती है? 1944 में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य है। तो साथियों जो धोलावीरा है ये गुजरात से है। कहाँ से साथियों? गुजरात से आ जाता है। अग्निकुंड के बारे में बात करें तो याद रखना ये कालीबंगा में है। कहाँ पर मिलेंगे आपको? कालीबंगा राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर से क्या है, 3 खंडों में विभक्त नगर था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो स्टेडियम भी था इसमें, और हड़प्पाई अभिलेख भी देखने को मिल जाती हैं। दूसरा, तीसरा ऑप्शन, चौथा आपके ऑप्शन सही रहेंगे, तो ये वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को सही सम्मिलित नहीं है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं द मिथिकल मैसेकर एक्ट मोहनजोदड़ो, तो ये आ जाती है किसकी साथियों? जीएफ डेल्ड की आती है। दूसरा बात कर लें अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये आ जाती है नेक्स्ट मेक की जाती है। दूसरा जाता है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल की जाती है साथियों। एक और आ जाती है द स्टोरी ऑफ इंडस आर्कोलॉजी, ये वेलर की नहीं है साथियों, वेलर की तो कौन सी आती है? हड़प्पा के नाम से आती है, जो 1946 में लिखी जाती है। ये कब की है साथियों? ये किसकी आ जाती है? ये आ जाती है एस एन राव की। किसकी आएगी साथियों? ये एस एन राव की आएगी। यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों किसके मध्य लड़ा गया था? भरत जन के राजा सुदान और 10 जनों के संघ के मध्य लड़ा गया था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि महाजनपद कालीन युग में कृषि के क्षेत्र में आय परिवर्तन थे या था, उसके बारे में बात हो रही है। पहला कथन, इस समय लोहे के फाल बनाए जाने लगे थे जिसमें से ज़मीन जोतना पूर्व से अधिक आसान हो गया था, ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, इस काल में धान के पौधों का रोपण आरंभ हुआ जिससे पैदावार में वृद्धि हुई, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, इस काल में खेत को दोहरा जोतकर एक साथ 2 फसलें उगाई जाने लगी थी, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। इसका जो संबंध आता है वो महाजनपद कालीन युग के नहीं है, ये कालीबंगा सभ्यता और जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसके अंदर से हड़प्पा सभ्यता का संबंध इसमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा ही सही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म और तीर्थंकरों के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो पूछा गया है। पहला कथन आ जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक बात आ जाती है। जो पार्श्वनाथ थे ना साथियों, ये कौन से थे? जैन धर्म के जाते हैं यहाँ पर 33वां नंबर के आते हैं, ठीक है, 23वें नंबर के। और 24वें नंबर के कौन आते हैं साथियों? महावीर स्वामी आ जाते हैं, ये 24वें नंबर के आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा गया कि महावीर स्वामी ने जनसाधारण की भाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए थे, ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं आज से 1500 वर्ष पूर्व वैशाली में संकलित हुई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। ये वैशाली से नहीं है साथियों, ये गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात से। वल्लभी याद रखना, वल्लभी से संकलित हुई थी, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, अपना यही आंसर हो जाता है। इसमें पूछा क्या है? सत्य कथन नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, देखो निम्न पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि बौद्ध संघ में शामिल स्त्रियों को थेरी कहा जाता था, कहा गया, ठीक बात आती है। बुद्ध में उपमाता महाप्रजापति गोमती संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी थी, ये बात भी सही आती है। दूसरा दे रखा कि विनय पिटक के अनुसार संघ में स्त्री और पुरुषों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ये बात भी सही आती है। आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही रहेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म था, तो धम्म देखो बात करें तो आ जाता है किसके बारे में था? ये नैतिक उन्नति के आदर्श के बारे में बात हो रही है। अशोक के समय एक साहित्यकार था जिसका नाम आता है कल्हण, बहुत बार पूछा जाता है। इसकी एक रचना है, याद रखना, राजतरंगिणी। क्या आंसर आ जाती है? राजतरंगिणी आ जाती है साथियों। और अशोक के जितने भी लेख लिखे जाते हैं वो प्रमुख लेख थे या तो प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, या थी ब्राह्मी लिपि, इसमें लिखे जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट आता है साथियों, निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम आपको बताना है। सबसे पहले बात करें तो साथियों नाम आता है नंदवंश। नंदवंश का कब से कब तक चलता है? 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चलता है। नंद के बाद में आता है साथियों मौर्य वंश। मौर्य वंश कब आता है? 322 से लेकर 184 ईस्वी तक आता है। और मौर्य के बाद में आता है साथियों कौन सा आता है? इधर याद रख लेना, वो आ जाता है शुंग। शुंग कब आता है साथियों? शुंग के बारे में बात करें तो 184 ईस्वी से लेकर ये आता है 75 ईस्वी तक, ठीक है। और शुंग के बाद में आता है कणव। ये कब आता है साथियों? ये 75 ईस्वी से लेकर 30 ईसा पूर्व तक आता है। अब याद रख लो, देखो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा, इसमें से आता है आपका सेकंड वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में तमिल साहित्यिक रचना नहीं है साथियों। तो जो तमिल साहित्यिक रचना के बारे में बात करें तो उसको संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमुक्त मालद्यम रहेगा साथियों। अब बात करते हैं शिल्पाधिकारम के बारे में। तो इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, याद रखना इसका नाम आता है इलांगो आदिकल, ठीक है। इसके रचनाकार माने जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, इसका नाम आ जाता है पुरनारू। पुरनारू के जो रचनाकार माने जाते हैं वो आ जाते हैं चारण आते हैं साथियों। एक और बात करें मणिमेखलई। मणिमेखलई के जो रचनाकार माने जाते हैं वो याद रखना शीतले सत्यनार माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मान्यखेत के स्वतंत्र राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? दंती दुर्ग के द्वारा की जाती है 736 ईस्वी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि वीर शैव आंदोलन के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। पहला कथन, ये कर्नाटक से आरंभ हुआ, ठीक बात आ जाता है। और कर्नाटक से भी कब हुआ था? ये 12वीं सदी के मध्य से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा बात करें ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें इस आंदोलन का नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जाता है साथियों? बसवन्ना के द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट आता है कि वीर शैव विष्णु के उपासक थे, ये बात यहाँ पर गलत आती है। गलत क्यों आती है? ये सभी कर्मकांड का विरोध करते थे, साथ में ही मूर्ति पूजा का भी ये विरोध किया करते थे, तो यही अपना सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है कि सरिया की अवहेलना करने वाले सूफी संतों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था साथियों बेसरिया कहा जाता था। और बात करें साथियों बासरिया, बासरिया वो थे कि जो कि सरिया की अवहेलना नहीं, सरिया का जो पालन करते थे ना, उनको कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं सतलन कालीन निम्नलिखित सुल्तान और उनके संबंधित स्थापत्य से सही सुमेलित बताना है। सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो साथियों पहला आ जाता है, देखो होज सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा श्री फोर्ट अलाउद्दीनी, श्री फोर्ट है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, ये बात भी सही आ जाती है। तुर्की सुल्तान का महल है साथियों, ये बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया। बलबन के द्वारा क्या बनाया गया साथियों? गेरिसन शहर बनाया जाता है, गेरिसन शहर को बसाया जाता है, ये बात यहाँ पर गलत आती है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस मंदिर को आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्यों का अंकन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हजार राम मंदिर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध अभियानों को सही सुमेलित नहीं है वो बात हो रही है। पहला बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना साथियों, ये हेमू के विरुद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था वो भी याद रखना, ये 1556 में लड़ा गया था। ऐसे सवाल आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है एग्जामिनर, एक तरफ युद्ध दे देगा एक तरफ सन दे देगा, तो उनसे मिलाने वाला पूछ सकता है। दूसरा बात करते हैं मालवा अभियान बाज बहादुर के साथ में लड़ा गया था साथियों, कब? 1561 में लड़ा गया था। और नेक्स्ट आता है साथियों कि कलिंजर अभियान रामचंद्र के विरुद्ध था साथियों, कब लड़ा गया था? ये भी याद रखना 1569 में लड़ा गया था। एक आ जाता है काबुल अभियान। तो साथियों काबुल अभियान है ये हाकिम मिर्ज़ा के साथ में लड़ा गया था। किसके साथ में? हाकिम मिर्ज़ा, ठीक है। और कब लड़ा गया था वो भी याद रखना साथियों, ये कब लड़ा जाता है? काबुल अभियान है ये लड़ा जाता है 1581 में, ठीक है। तो ये दाऊद खां के साथ में कौन सा लड़ा गया था साथियों? तो दाऊद खां के साथ में लड़ा गया था बंगाल अभियान। कौन सा? बंगाल अभियान। और बंगाल अभियान कब लड़ा गया था? ये 1574 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? ये काबुल अभियान वाला गलत है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है निम्नलिखित में से किसने
स्त्री पुरुष तुलना नामक से पुस्तक लिखी और पुरुष व महिलाओं के बीच में सामाजिक असमानता आलोचना की। तो साथियों ये ताराबाई शिंदे की है। किसकी है? ताराबाई शिंदे की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि आंध्र प्रदेश के कौन से स्थान में विश्व प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादित होता है? तो साथियों नेल्लोर में स्थापित उत्पादित होता है। नेक्स्ट आ जाता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और उनके पास में आपको दे रखा है। पहला बात करें बारदोली छेड़ा। बारदोली छेड़ा साथियों कहाँ से संबंधित आ जाता है? यही भी याद रखना, यह आ जाता है असम से संबंध आता है साथियों। दूसरा बात करें फूलों वाली बौछार। फूलों वाली जो बौछार आएगा साथियों कहाँ से आ जाता है? इसका जो सही आंसर वो आ जाता है साथियों केरल से आ जाता है। काल बैसाखी के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल से इसका संबंध आ जाता है। लू के बारे में बात करें तो पंजाब से बिहार तक के बारे में इसका संबंध आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? आपका तीसरे वाला सही रहेगा। ज्योग्राफी अपने जितनी भी पढ़ी है वो सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे साथियों। जितने भी अपने शॉर्ट नोट्स की क्लास लगाई हैं उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जिस भी भाई या साथी ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना साथियों। पूरी की पूरी क्लास है वो एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार की गई है। 7 वीडियो हैं करीबन 30-30 मिनट के, उसमें से सारी की सारी ज्योग्राफी अपने कंप्लीट कर रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत में स्थित शिखर है। तो साथियों सबसे इसका आंसर आता है वो आ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है साथियों? उत्तराखंड में है। कहाँ जाती है? उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाती है। इस नंदा देवी की ऊंचाई बात करें तो 7,817 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अन्नपूर्णा कहाँ पर है साथियों? ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई पूछ ले तो याद रखना कितनी आ जाती है? 8,078 मीटर याद रखनी है। दूसरा बात करें धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पर है साथियों? ये भी नेपाल में है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 8,172 मीटर आपको याद रखनी है। मकालू की कहाँ पर है? ये भी नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी बतानी है? 8,481 मीटर बतानी है। इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दे रखी है। कावेरी नदी दे रखी है तो कावेरी की जो सहायक नदियाँ बात की गई है उसमें से काबिनी भवानी दे रखा है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी यहाँ पर क्या दे रखा है? इसके सहायक नदी दे रखी है बराकर दे रखी है साथियों। जो बराकर है ना ये तो दामोदर नदी की है। किसकी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। लेकिन कृष्णा के बारे में आपसे पूछे तो कौन कौन सी बतानी है वही अपन बात करें तो सबसे पहले आपको बतानी है भीमा। भीमा के बाद में बतानी है आपको तुंगभद्रा। ठीक है। तुंगभद्रा के बाद में बतानी है कौन सी? घाटप्रभा। कौन सी बतानी है? घाटप्रभा बतानी है। और घाटप्रभा के बाद में मूसी बतानी है। ठीक है। मूसी नहीं बूसी है। और बूसी के बाद में कौन सा आता है? कोयना। कोयना। और कोयना के बाद में बतानी है मालप्रभा। ये नदियाँ आपको बतानी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? आपका सेकंड वाला है, ये गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों देवप्रयाग स्थित है। तो सबसे पहले बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? नंदप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम को क्या कहते हैं साथियों? देवप्रयाग कहा जाता है। यही आपका सवाल सही आ जाता है। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं साथियों? कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। इतना ही याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन के बारे में बात हो रही है। पहला कथन देखो कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य पंजाब तथा हरियाणा है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से बात करें ना तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला तो पंजाब है, लेकिन क्षेत्र में पूछा जाए तो याद रखना यूपी है। ठीक है। तो ये आपका गलत आ जाता है, हरियाणा नहीं है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से रूस के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। जब पीछे वाली अपनी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी ना साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की 7वीं जो क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने पहले से इसको इम्पोर्टेंट लगाया था ये कि आपके या तो टेस्ट सीरीज में आएगा फिर मेन एग्जाम में आएगा। 100% याद रखना, आपके एग्जाम में छपेगा। 4 ही शब्द हैं, याद रखना है आपको। सबसे पहले बात करें भिलाई। भिलाई कहाँ पर है? ये भिलाई जो है ना ये कहाँ पर लौह इस्पात कारखाना है? छत्तीसगढ़ में है साथियों। कहाँ पर आ जाता है? छत्तीसगढ़ में आ जाता है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से लगाया गया। और कब लगाया गया वो भी याद रख सकते हो। कब लगाया गया? 1955 में लगाया गया। दूसरा बात करें राउरकेला। राउरकेला वाला कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है साथियों? ओडिशा में। इसको स्थापित कब किया गया? 1959 में किया गया।
ठीक है। और किसके सहयोग से किया गया? जर्मनी के सहयोग से किया गया। दूसरा बात करें दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। इसको स्थापित कब किया गया साथियों? ये भी याद रखना। तो ये दुर्गापुरा वाला है ना, पश्चिम बंगाल वाला, ये किसके सहयोग से लगाया गया? ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया जाता है। और कब लगाया गया वो भी याद रखना, ये 1959 में लगाया जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 1959 नहीं है, ये 1956 है, 1959 है, ठीक है। और बोकारो के बारे में बात करें तो साथियों ये रूस के सहयोग से लगाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर है? ये झारखंड में है। कहाँ पर जाता है साथियों? झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और कब लगाएगा वो भी याद रखना, कब लगाया जाता है? ये 1964 में लगाया जाता है। तीनों चारों चार ही नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से कौन कौन से जाते हैं साथियों? एक तो जाता है भिलाई वाला, ठीक है। तो भिलाई के साथ में दूसरा बात करें तो दूसरा जो कौन सा आता है? बोकारो वाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि भारतीय मानसून निम्न में से किससे प्रभावित होता है? पहला बात हो रही है नार्वेस्टर से, बात गलत आती है। दूसरा बात करें पश्चिमी जेट स्ट्रीम से विस्थापन होता है, ठीक बात आती है। ITCZ का विस्थापन होता है, ये बात भी सही आती है। भिन्न भिन्न दरों पर भिन्न भिन्न सागरीय भागों में पर गर्म होता है, ये बात भी सही आती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा है वो सही रहेंगे, ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कयाल स्थलाकृति प्रधानता स्थित है, तो कहाँ पर आ जाती है? ये मालाबार तट पर है। नेक्स्ट बात करते हैं IPCC के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन आ जाता है कि जलवायु परिवर्तन UN का फ्रेमवर्क है जो प्रतिवर्ष कोप का आयोजन करता है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। दूसरा बात करें विश्व सरकारों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना है, ये बात सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित को असुमेलित युग्म को छांटना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये 2 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक बात आती है। विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है साथियों? ये बनाया जाता है 21 मार्च को बनाया जाता है, 21 मार्च को। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? तो याद रखना विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और असुमेलित है वही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी अपघटीय पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र आ जाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा कोविल, कोलपक्कल और कोलालुल रहेगा इसमें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बसी और दूसरा आता है बसीन, ये दोनों के दोनों, एक और बॉम्बे हाई है ना, ये कहाँ पर हैं? ये तीनों याद रखना, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र तट पर। कहाँ पर मिलेंगे? महाराष्ट्र तट पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा बात करें अलिया बेट, अलिया बेट कहाँ पर है साथियों? ये गुजरात में मिलेगा आपको। कहाँ में मिलेगा? गुजरात तट में मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं नवगाम और दूसरा आता है कालोल, ये कहाँ पर मिलेंगे? ये भी आपको गुजरात तट पर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि जैव विविधता दिवस 2024 का विषय था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों योजना का हिस्सा बने, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर साथियों? दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि फोनिक्स, केसूनिया और एगार तथा ताड़ आदि वृक्ष कौन से वनों में देखे जा सकते हैं साथियों? ये मिलेंगे आपको मैंग्रोव वन में देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन को अपन जंवारी वन भी कह सकते हैं, अनुप वन भी कह सकते हैं, दलदली वन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें जैसे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर से कौन सा था? जैसे बबूल, खेजड़ी, नागफनी देखने को मिलेंगे। मानसूनी पतझड़ वन के बारे में बात करें तो आ जाता है, देखो यहाँ पर सागवान हो गया, साल हो गया, नीम हो गया, चंद्र हो गया, वैसा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण क्षेत्र है, तो कितना जाता है साथियों? 21.76 आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कौन सी वन रिपोर्ट थी? ये भी याद रखना है, ये 18वीं वन रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें, ये तो वन आवरण के बारे में बात हो रही है, और वन क्षेत्र थे वो याद रखना। वन क्षेत्र पूछे तो आपको याद रखना है 23.59% याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पर जाते हैं? मिजोरम में आते हैं साथियों। मिजोरम में कितने परसेंट हैं? याद रखना 85.3% याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
विश्व जैव मंडल आरक्षित स्थल सूची में नामित भारत का नवीनतम स्थल है। तो कौन सा था साथियों, याद रखना, इसका सही आंसर रहेगा वो पन्ना जैव मंडल निश्चय रहेगा। और ये है कहाँ पर, याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है। इसको 2020 में घोषित किया गया था। और बात करें साथियों तो विश्व जैव मंडल आरक्षित सूचियों के अंदर से बात करें तो भारत के अंदर से मान्यता प्राप्त की संख्या है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है, याद रखना। घोषित कितने हो रखे हैं, 18 हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो पचमढ़ी जैव मंडल स्थल, जैव मंडल निश्चय, ये कहाँ पर है साथियों, ये भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगस्तमलाई जैव मंडल निश्चय है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये केरल में है साथियों, ठीक है। और सुंदरबन जैव मंडल निश्चय है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो साथियों अपघटक की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैथ के सवाल आ गए। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दे रखा है। तो पहली संख्या आपसे पूछी गई है। देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनुपात का अपन नियम लगाते हैं, 2 और 3 लिख लो, और फिर यहाँ पर 5 और 8 लिख दो। इधर 3 है तो इधर 3 कर देते हैं अपन, और इधर 5 कर देते हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना साथियों, तो आपके पास में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है, यहाँ पर 24 आ जाता है। और बात करें तो इनका योग बता रखा है साथियों, जैसे अपना 10 अक्स प्लस का 15 अक्स मैंने इसको साथ में रख दिया गया, 24 अक्स मैंने इसके पास में रख दिया गया, और 392 इसके बारे में बता रखी है। इनका जब टोटल करेंगे तो ये होगा 49 अक्स रहेगा साथियों, और 392। इधर अक्स की अपन वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 392 में 49 का भाग दोगे तो आपके पास में 8 आ जाएगा। और इसमें पहली संख्या ही पूछी जा रही है, तो पहली संख्या कितनी है, 10 अक्स है साथियों। 10 अक्स को आप मल्टीप्लाई से करोगे, 8 से करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 80 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया गया जाए तो मिश्रण में नए दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करें साथियों, देखो इधर दे रखा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 दे रखा है, ठीक है। और टोटल कितना बता रखा है, 42 लीटर बता रखा है। तो 5 अक्स प्लस का 2 अक्स, 5 अक्स प्लस का 2 अक्स बराबर आपके पास में 42 आ जाता है साथियों। ये आता है 7 अक्स बराबर 42, कितना आएगा, 42 आ जाता है। अक्स की वैल्यू आएगी आपके पास में 6 आ जाएगी। तो 5 गुणा 6 बराबर का 30 आ गया। और दूसरा कितना जाता है साथियों, 2 गुणा 6, यहाँ पर आ जाता है 12 लीटर आ गया। ये टोटल 30 और 12 42 लीटर हो जाता है। अब बंदा क्या कर रहा है कि 5 लीटर उसमें पानी मिला रहा है, मिला दे भाई इसमें पानी, ये हो गया। अब जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 30:15 का बनेगा। 30:15 का बनेगा तो इसको जब आप काटोगे तो 2:1 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों, 2:3:5 दे रखा है। बाद में क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए तो उनका जो अनुपात है वो 4, 5, 7 हो जाता है। 4, 5 और 7 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से कितना हो रहा है, 40, हर में प्रत्येक में 40 बढ़े, कितने बढ़े, 40 बढ़ जाते हैं। तो इसमें से कितना हो गया, देखो 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, मतलब कि 2 बराबर 40 हो गए साथियों, ठीक है। और R बराबर 1 बराबर मैंने मान लिया, इसको कितना माना, 20 माना। इतना आपको समझ में आ चुका हो। और पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने थे, इनका टोटल जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 10 आ जाता है। और 1 बराबर 20 है तो कितना करोगे साथियों, 10 बराबर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 गुणा 20, तो आपके पास में आंसर आ गया 200, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि अक्स अनुपात y बराबर 3:2 है, तब निम्न अनुपात में से 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस का 2y² का मान बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना साथियों, जो समीकरण दे रखा है ना वहाँ पर अक्स दे रखा है, अक्स की वैल्यू रख दो, y दे रखा है, y की वैल्यू रख दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार से आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रखा 2 का और 3 की वैल्यू, अक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 का अपने स्क्वायर कर देंगे साथियों, 3 का स्क्वायर प्लस का 3, y की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अनुपात आपके पास में दे ही रखा है, यहाँ पर कितना जाता है, 3x² आ जाता है। तो 3x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये जाती है 3x² आ जाती है साथियों। और बाद में आ जाता है माइनस का चिन्ह आता है,
माइनस में बात करें तो कितना आता है 2। वाई की जो वैल्यू आती है साथियों कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो ये 2 का स्क्वायर कर दो। तो इधर कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाता है 3 या 9, 9 का स्क्वायर और बाद में टोटल जब इसको करोगे तो कितना आ जाता है साथियों, ये आएगा आपके पास में 30:19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 तथा 5 वर्ष पहले अनुपात था 1:3। तब निम्न में से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वो पूछा गया है। पहला अपन बात करते हैं साथियों वर्तमान का डाटा। वर्तमान में जैसे मैंने एक की एक्स मान ली, दूसरे की 2 एक्स मान ली। अब चलते हैं अपन 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले जब चलते हैं तो अपने पास में से क्या आ जाता है साथियों, 5 वर्ष पहले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जाती है कि x माइनस का 5 करेंगे और इधर 2x माइनस का 5 करेंगे। इतना समझ में आ गया। लेकिन बाद में इसका जो रेशियो हो रहा है वो 1:3 हो रहा है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, x माइनस का 5 बटे 2x माइनस का 5 बराबर 1/3 मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, जब अपन इसकी वज्र गुणा करते हैं तो आपके पास में क्या जाता है साथियों, वैल्यू आ जाती है। किसकी वैल्यू आएगी साथियों, आपके पास में x की वैल्यू आ जाती है 10 आती है। तो दूसरे की कितनी हो गई, 20 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद में बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद में तो 5 इसमें ऐड कर दो, 15:25 आ गया। 15:25 आ गया तो इसको काट दो आप, किससे कटेगा, यहाँ से 3 आ जाता है और यहाँ पर 5 आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है 3:5। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो निम्न में से उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए साथियों आप क्या लगाओगे, देखो इसमें अपन बात करें, आपके पास में दे रखा है कितना, यहाँ पर से 5 और 3 दोनों का ऐड कर लो, मतलब कि बचत और व्यय दोनों का जो ऐड करते तो आपके पास में उसकी आय आ जाती है। तो 5 और 3 आ जाती है 800 रुपये, मैंने उसकी मान ली, माना 800 रुपये। इसमें उसके 500 रुपये तो क्या आ गए, वे आ गए, और 300 रुपये उसके कितने आ गए, बचत के आ गए। इतना अपन ने किया। अब ये क्या कर रहा है कि उस बचत के अंदर से, मतलब कि 12% है, यहाँ पर बता रहा है देखो 12% व्यय के अंदर से हो रहा है, आय के अंदर से। तो टोटल आय कितनी है, 800 रुपये है। इसका 12% अपन निकालेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 896 उसकी आय आ जाती है। अब क्या कर रहा है साथियों, ये तो उसने आय बढ़ा दी 12%। अब क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि 15% व्यय को भी बढ़ा दिया गया। व्यय ये था इसका 500 रुपये, तो 500 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, यहाँ पर अब निकालोगे 15 से तो यहाँ पर आ जाता है साथियों कितना आ गया, 575 आ जाता है। अब इसकी जो 896 में से 875 जब घटाओगे, इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपके पास में उसकी क्या आ गई, बचत आ गई। कितने आ गई, 321 उसकी बचत आ जाती है। पहले उसके पास में बचत कितने कर रहा था, वो 300 रुपये की कर रहा था साथियों। अंतर कितना आ गया साथियों, 21 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 21/300 गुणा 100 से आप निकाल सकते हो, तो कितना आएगा साथियों, 7% उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 7% है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी घनाभकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:3:5 के अनुपात में है। इसका आयतन दे रखा है 4608 सेंटीमीटर क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखो अपन जानते क्या है, इसका जानते हैं LBH बराबर जानते हैं, कितना दे रखा है, 4608 दे रखा है। यहाँ पर से अपन इसको x मान कर सकते हैं 6x, और 6x के साथ में जैसे मल्टीप्लाई करें 6x गुणा 4x गुणा 3x बराबर आपके पास में दे रखा है 4608 दे रखा है। यहाँ पर से इसको टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 72x की क्यूब आएगा, बराबर आपके पास में 4608 रुपये दे रखा है। ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। अक्स की क्यूब के बारे में बात करें तो साथियों कितना जाता है, यहाँ पर जाता है 64, और अक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में 4 आ जाता है। अब 4 की हर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 4, 4 गुणा 4 और 3 गुणा 4, तो टोटल बराबर कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 24। 24 के साथ में 16, 16 के बाद में 12 आ जाता है। आप फॉर्मूला जानते हो क्या, LB प्लस का BH और साथ में जाता है HL आ जाता है। इस फॉर्मूले पर जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाता है साथियों, इसको जो टोटल अपन करते हैं तो 2 आ जाता है, साथ में 384, और इधर का जब अपन इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर से जाता है 192। ठीक है, और इधर अपन बात करें तो HL के बारे में बात करें 288 आ जाता है। तो इसको जब टोटल करोगे तो आपके पास में आएगा 2 गुणा 864 आएगा। ठीक है, और 864 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आपका पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल कौन सा था साथियों? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 396 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करें अपन आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है साथियों। कितना दे रखा है? 396 दे रखा है साथियों। यहाँ पर अपने को वैल्यू रखनी है 22/7 गुणा आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता, एच की पता है। एच की कितनी दे रखी है? यहाँ पर एच की दे रखी है साथियों 14। इससे आप निकाल सकते हो 396 जाता है। आर स्क्वायर बराबर आपके पास में जब इसको काटोगे तो आपके पास में 9 आ जाता है और आर की वैल्यू आएगी आपके पास में 3 आ जाती है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र क्या जानते हो? 2 पाई आर एच जानते हो। क्या जानते हो? 2 पाई आर एच जानते हो। इसमें वैल्यू रखो 2 गुणा 22/7। आर की वैल्यू आपके पास में अभी निकाल कर लाए हो, कितनी है? 3 है। और एच की वैल्यू आपके पास में पहले से ऑलरेडी गिवन है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना जाता है साथियों? यह जाता है टोटल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई पूछी गई है। देखो साथियों, अपना समलंब त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होता है? 1/चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है तो 1/2 गुना ऊंचाई और समांतर भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। ये आ गई B1 और मैंने इसको मान लिया B1 और B2 मान लिया। यहाँ पर से मेरे पास में 1/2 है। एच की बारे में क्या बता रखी है? उनके बीच की दूरी बता रखी है 35 बता रखा है। ठीक है, और H1 की जैसे मैंने यहाँ पर B1 लिखा, B1 की वैल्यू मैंने 5x लिखी, जैसे 5x आ गए, इसकी 8x मैंने इसको लिख दिया गया। इसके इक्वल कितना दे रखा है? 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर से जब इसको अपन काटेंगे तो यहाँ पर से आपके पास में अक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। वो कितनी आएगी साथियों? 10 आएगी। ठीक है, 10 आएगी तो 5 गुणा 10 एक आ जाती है और दूसरी 8 गुणा 10 आ जाती है। तो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, तो एक की जाती है 50 और दूसरी की जाती है 80। और बड़ी भुजा के बारे में पूछा हो रहा है तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है 15,400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत मूल्य है वो 12.50 प्रति मीटर की दर से क्या होगी, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें साथियों इसका क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एक अपनी परिधि के चारों तरफ ही लगाना है, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सबसे पहले बात करें तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में दे रखी है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 15,400 दे रखी है साथियों। आर की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, क्या आएगी साथियों? 70 आ जाती है। अब इसकी परिधि निकाल सकते हो, 2 गुणा 22/7 दे रखा है और 70 दे रखा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 440 मीटर आएगा। जबकि यहाँ पर खर्चा भी बता रखा है तो 440 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? यहाँ पर करोगे 12.5 से, तो आपके पास में आंसर आएगा 5500 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा उसकी दो आसन भुजाओं के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। दूसरा बात करें परिमाप। परिमाप कितना साथियों? 36 दे रखा है। शीर्षलंब के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर शीर्षलंब कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब इसका जो आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, और परिमाप कितना होता है साथियों? परिमाप के बारे में बात करें तो 2a+b होता है। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे साथियों? यहाँ पर दे रखा है 2 और 2 के साथ में दे रखा है साथियों 2x प्लस का x बराबर 36 दे रखा है। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाता है? 3x और 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर हो जाता है 36 और x बराबर मेरे पास में जाता है 6। ठीक है, आगे क्या पूछा गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। आधार गुणा ऊंचाई आपको लगाना है, 6 गुणा 10 लगाना है। आंसर आपके पास में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भुजाएं दे रखी हैं 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इससे पता चल रहा है कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, मतलब कि समकोण त्रिभुज का काम चल रहा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। और इसमें बात क्या की गई है? देखो 24, 25 और 7 दे रखा है।
तो यहाँ पर 1/2 आधार कितना है साथियों 24, इसमें आधार आ जाता है 7 आ जाता है। ऊंचाई बात करें तो साथियों 24 आ जाती है और इसके बराबर कितना माना गया है, यहाँ पर अपने पास में जब इसको सोल्व करते हैं ना तो कितना आ जाता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इतना आपने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये किसका है, आयत का क्षेत्रफल होता है। और आयत के क्षेत्रफल क्या दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है। यहाँ पर बात हो रही है ना 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। त्रिभुज का अपन ने निकालिया 84 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। अब यहाँ पर मैंने इसको मान लिया, चौड़ाई को अक्ष मान लिया, ठीक है, इतना अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर से चौड़ाई कितनी निकल कर आ जाएगी, चौड़ाई आपके पास में जाएगी 84, 84 में 14 का भाग दे दो, आपके पास में कितने आगे साथियों, ये जाती है, जब इसके अंदर भाग देते हो तो 6 आ जाती है साथियों। और अब क्या बता रहा है कि परिमाप बताना है उसका, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस का चौड़ाई, साथ में 2 लगा लिया अपन ने, 2 आ गया, ये सूत्र होता है। सूत्र के अंदर से लंबाई आपके पास में निकाल ली, कितनी निकाली 14 प्लस का 6 निकाली साथियों। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में कितना जाता है 2 × 20 बराबर आपके पास में 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 99 है, ठीक है साहब। 8 × 99 कर दिया, कितना कर दिया 99 कर दिया, कितना आया 792 आ गया साथियों, कितना आ गया 792 आपके पास में यहाँ पर आ जाता है। बाद में क्या करा है कि सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 18 अधिक है, ठीक आ जाती है, मतलब कि 2 संख्या यहाँ पर आ जाती हैं। लास्ट में कितनी बच जाती हैं, यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत है वो 87 रह जाता है, मतलब कि 6 संख्याओं का औसत कितना रह गया 87 रह गया। तो यहाँ पर कितना जाता है साथियों, यहाँ पर जाता है 522 आ जाता है। अब 2 संख्याओं का एवरेज आपके पास में कितना बच गया 792 में इस अंदर से कितना घटा दोगे 522 घटा दोगे तो आप कितना जाता है 270 आ गया। अब क्या करते हैं, देखो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है अक्ष आ गई, छोटी वाई मान ली, इतना अपने ने किया। बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 अक्ष बराबर आपके पास में से 270 प्लस का 18 बता रखा है, मतलब क्या बता रखा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या 18 अधिक आपके पास में बता रखी है। जब यहाँ पर 2 अक्ष के बारे में बात करें तो साथियों कितनी आ जाती है, अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाती है 270 प्लस 18 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आता है, यह आ जाता है 288 और 288 में मैं 2 का भाग दूंगा, मेरे पास में जाता है 144। एक अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो 144 आ जाती है। और y के अपन क्या करेंगे साथियों, y का निकाल लेंगे, 270 के अंदर से आप निकाल लो 144 तो आपके पास में कितने बच जाती है 126 बच जाती है। लेकिन इसमें बड़ी संख्या पूछी गई और बड़ी संख्या का जो आंसर आएगा वो रहेगा 144, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल कर रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष बता रखी है, कितने बता रखी है 16 वर्ष बता रखी है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर बता रखा है देखो 4 अक्ष प्लस का 5 अक्ष प्लस का 7 अक्ष बराबर, यहाँ पर कितना बता रखा है, यहाँ पर 3 बता रखा है, इसके बराबर 16 वर्ष बता रखी है, इतना आप आराम से निकाल सकते हो। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे साथियों 3 बता रखी है, जब इसके अंदर से साथियों क्या क्या कट जाएगा, देखो यहाँ पर कट जाएगा ये 16 अक्ष बराबर आ जाता है साथियों 16। यहाँ पर अक्ष की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाती है क्योंकि ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो अक्ष बराबर आपके पास में 3 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब अक्ष बराबर 3 आ गया तो 4 × 3, दूसरा 5 × 3 और तीसरा बात करें तो साथियों 7 × 3 आ जाता है। अब इसमें पूछा कि सबसे छोटे लड़के की पूछा गया तो 4 × 12, 4 × 12, तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करें कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान या फिर दोनों विषय के लिए और 86% छात्रों ने विज्ञान का विषय लिया। गणित विषय वालों की संख्या विज्ञान वालों की विस्तार से आधी है, ठीक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और विज्ञान दोनों विषय लिए, ये पूछा गया है साथियों। एकदम सरल सा सवाल है। पहला बात करें साथियों टोटल कितने हैं, 1000 आ जाते हैं और 1000 के अंदर से 86% जो लोग हैं वो किन्होंने ली, उन्होंने साइंस ले ली, मतलब कि 860 लोगों ने क्या ले लिया साथियों, साइंस ले ली, विज्ञान ले ली, ठीक है। दूसरा क्या रहा है कि इसके आधे लोगों ने, मतलब कि 860 का जो आधा है वो कितना आ जाता है साथियों, वो जाता है 430 ने क्या ली, गणित ले ली गई। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया साथियों, 860 को जोड़ दो आप, किससे जोड़ोगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन 430 से जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1290 हो गया। 1290 में से आप 1000 घटा दो तो आपके पास में 290 आंसर बच जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बताया गया कि किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने
कम हो जाती है यदि उसमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी गई है साथियों। देखो 17 और 20 है, इसकी जगह तो अपने पास में से क्या है, इनकी जगह 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। टोटल बात करें तो साथियों कितने हैं, 11 गुणा 2/12 आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके अंदर से टोटल कितना होगा, ये हो गया 37। 37 माइनस 11/6 हो जाता है साथियों, जैसे 2 से 2 कट जाता है। तो आपके पास में जब इसका एलसीएम लेते हो तो कितना जाता है, 211/6 आ गया साथियों। और अब आपको क्या बताना साथियों, यहाँ पर साल में बताना। तो 211 में आप क्या कितना भाग दोगे, 12 का भाग दोगे, मतलब कि 1 साल के हिसाब से बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो रहेगा 17 वर्ष 7 माह आंसर रहेगा। 17 वर्ष 7 माह कौन सा वाला रहेगा साथियों, ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ABC ने 7/2, 4/5, 6/5 धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश का 50% वृद्धि की तथा यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ है वो कितना जाता है, 18,900 रुपये है। तो सी का लाभ इसमें पूछा गया है साथियों। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो अपन A/B/C के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 4/6/5 आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि ए का 12 महीने का निवेश बता रहा है। ए का 12 में बारे में बात करें तो देखो 4 गुणा 4, ठीक है, 4 महीने बाद में वो लगा रहा है ज़्यादा, बाद में कितना बता रहा है कि 4 गुणा 1.5 गुणा 8, मतलब कि 8 महीने तक चलता है। इसका जो ए का जो टोटल आएगा साथियों 16 प्लस का 48 बराबर कितना आ गया साथियों, 64 आ जाता है। ये तो ए का आ गया। इधर अपन बी का निकलेंगे तो 6 गुणा 12 आ जाता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 72 आ गया। और सी का अपन बात करें तो जाता है 5 गुणा 12 बराबर कितना आ गया, 60 आ गया साथियों। अब यहाँ पर इसको अपन किस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे A/B/C से रख लो। यहाँ पर ए का 64 आएगा, बी का 72 आ गया, सी का 60 आ गया। इतना आपने किया। अब इसको जब अपन शॉर्ट में करते हैं तो कितना आ जाता है, 16/18/15 आ गया साथियों। अब सी के बारे में पूछ रही है तो यहाँ पर इसका जो टोटल लगा हुआ है 49 आएगा साथियों। तो 15/49 और जो टोटल रुपये है कितना है, 18,900 रुपये दे रखा है साथियों। जब इसको अपन काटोगे तो आपके पास में आएगा 3,150 रुपये। आंसर नंबर पहला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों तो आपके पास में एक इनपुट आउटपुट का सवाल दे रखा है। स्पेशल मैंने पटवार के लिए एक इनपुट आउटपुट की क्लास लगा रखी है साथियों, उसमें एक ही वीडियो बने में रहा है। उस वीडियो में आपके सारे के सारे इनपुट आउटपुट के जो सवाल हल हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर एक सवाल दे रखा है इस प्रकार से, ये और इसका जो बैच है ये अलग अलग बता रखे हैं। साथ में बात कर रही है कि देखो यदि प्रथम बैच है वो 9 AM से शुरू होता है और हर बैच 1 घंटे का होता है और चौथे बैच के अंत में 1 घंटे का विश्राम भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, बाद में नेक्स्ट में एक सवाल पूछा गया, यदि एक दिन 12 PM पर बैच के लिए पास कोड था तो ये कोड दे रखा है, तो उसी दिन 3 PM के बैच पर पास कोड क्या होगा साथियों। इसका जो सही आंसर होगा ना तो वो ये रहेगा साथियों। ठीक है, उस वाली क्लास में जाकर देख लेना, आपका आराम से सवाल हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे वाला जो आंसर दे रखा है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि दिन का प्रथम बैच का पास कोड दे रखा है, उसी दिन का निवेश कोड क्या था साथियों। ऐसे सवालों को मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं अपन, CND बता सकते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता साथियों। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर से भी आपने को 2 PM का एक बैच दे रखा है, उसका पास कोड क्या होगा उसके बारे में पूछा गया। अगर निवेश के बारे में ये बता रखी है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो साथियों, नेक्स्ट रीजनिंग का सवाल आ जाता है दूसरा, कि एक व्यक्ति है वो 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त बोल सकते हो 225 डिग्री घूमता है, तो वो किस दिशा में चल रहा है साथियों। अब उसका जो आंसर होगा वो रहेगा उत्तर पूर्व रहेगा। नेक्स्ट बात करें, एक शब्द दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में आपको बताना है। सबसे पहले बात करें तो साथियों जनसंख्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा साथियों, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो साथियों क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो साथियों क्या होंगी, बीमारियां होंगी या फिर रोग होंगे, और रोग होंगे तो मृत्यु होंगी। तो यही अपना आंसर आ जाता है, कौन सा नंबर वाला, चौथे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, एक श्रृंखला दे रखी है साथियों, उसमें पर्सन संख्या की संख्या में पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, यहाँ पर ये S है, ये आगे जा रहा है, मतलब कि S M के आगे चला गया। अब M के ये 2 आगे चला जाता है तो 2 इधर चला गया। अब ये 4 आगे चला जाएगा तो आपके पास में आंसर आएगा MS24 आंसर नंबर कौन सा रहेगा आपका, यहाँ पर तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो 9:40 9:40
बजे घंटे की सुई के बारे में बता रखा है, तो इसके अंदर से क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपने 11 mm माइनस का 60H बटा 2 लगा देंगे और साथ में अपन क्या करेंगे साथियों, इसको 360 में से घटा देंगे तो आपके पास आंसर रहेगा वो 310 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 5 दोस्त बता रखे हैं जिसमें से सचिन, कमल, मोहन, अरुण है और राम दे रखे हैं। सचिन का जो कद है वो कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है। अरुण का कद कमल से थोड़ा छोटा है और कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरा सबसे छोटा कौन होगा, तो इसका आंसर रहेगा साथियों सचिन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला साथियों बात करें तो क्या होगा कि श्रीमान अक्स ए बिंदु से शुरू होने वाले मैराथन से दौड़ते हैं। वह उत्तर की तरफ 5 किमी दूरी पर दौड़ते हैं और बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर पर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और बिंदु डी पर पहुंचते हैं। फिर वह क्या करते हैं कि फिर वो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंच जाते हैं साथियों और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दाएं तक दौड़ते हैं और बिंदु जी पर पहुंच जाते हैं। तो फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और फिर बिंदु एच पर पहुंच जाते हैं। बिंदु ई और ए के बीच की न्यूनतम दूरी इसमें पूछी जाती है साथियों। इसके अंदर से एक त्रिभुज सा बनेगा साथियों, उसके अंदर से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ये दूरी यहाँ पर पूछी गई है साथियों, जब अपन इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास में ये कितनी आ जाती है, ये 4 आ जाती है, ये 3 आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी 5 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी को गुरुवार होगा, वो पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर रहेगा वो 2023 रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका आंसर रहेगा वी। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 व्यक्तियों P1, P2, P3 इस प्रकार से P8 तक की ऊंचाइयों की तुलना की गई है। केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई P6 से कम है। P4 की ऊंचाई P6 से अधिक है परंतु P1 से कम है। P1, P8 तथा P2 की ऊंचाई P5 से कम है परंतु P1 की से अधिक है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही होगा, ये पूछा गया है साथियों। तो इसके अंदर से कौन सा रहेगा, एक तो पहले वाला सही रहेगा और एक तीसरे वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, इनपुट आउटपुट करता है। सेम अपने को रूल लगाना है। तो इसके अंदर से पहला का जो आंसर होगा वो ये रहेगा साथियों, और दूसरे वाले के बारे में बात करें तो ये 5वां जो चरण है वो काम में लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट का दे रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर से 2 लोग हैं, उन दोनों का अंदर से क्या होता है कि एक दूसरे से वो इंटरचेंज करते हैं। तो उसके अंदर से पूछा गया साथियों, इसका जो सवाल होगा वो 14 और 18 होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, एक श्रेणी दे रखी है आपको इस प्रकार से, तो 170वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा साथियों। तो इसके अंदर से जैसे 3 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, फिर 12 का, इस प्रकार से अपने को सीक्वेंस चलाना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो एल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में अपने को व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे साथियों, तो सबसे पहले आप जाओगे दाखिला लेने के लिए। पहले नंबर पर दाखिला ले लिया। दाखिला लेने के बाद में आप कॉलेज जाओगे। ठीक है, कॉलेज के अंदर से बात में कहाँ पर जाओगे, कक्षा में जाओगे। कक्षा में जाने के बाद में साथियों अपन क्या करोगे, आप सीखोगे। वहाँ पर सीखने के बाद में आपका क्या होगा साथियों, वहाँ पर आपका होगा मूल्यांकन, और मूल्यांकन होने के बाद में आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का अपने को चयन करना है। देखो एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पर पूछा गया है। पहले बात करते हैं, देखो साथियों 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, यहाँ पर जाता है साथियों 2 का आ गया। ठीक है, अब 5 और 9 का जो डिफरेंस है वो 4 का आ गया, और 4 और इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है वो कितना का जाता है साथियों, इसका डबल आ गया, 8 का आ गया। ठीक है, और 8 का जो डबल आ जाता है साथियों 16 का आ गया इधर। ठीक है, अब नीचे वाले में बात करें तो नीचे वाले में क्या आएगा, यहाँ पर से 5 और 8 में कितने का डिफरेंस आया, 3 का जाता है। अब 3 के अंदर से बाद में 8 और 4 में बात करें तो कितना गया, मतलब कि 4 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पर अपन डिफरेंस कितने का करेंगे, 1 का और बढ़ा दो, फिर इसमें 12 और 5 कितने हो गए साथियों, 17 आपके पास में यहाँ पर आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आर्थिक क्षति पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा है और यह उम्मीद की जा सकती है कि उद्योग अपने निर्यात में योगदान देकर इसे सुधारने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। हमारी कंपनियों की चहुमुखी प्रगति जारी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली 6 मई, अप्रैल, सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में सुधार हुआ है, ये पूछा गया।
और साथ में बात की गई कि निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों के बाद में यहाँ पर बात की गई, देखो यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है पहला कथन होगा, यदि अनुमान संभवतः सही है तो ये दूसरा होगा, यदि डेटा अपर्याप्त है तो तीसरा होगा, यदि अनुमान संभवतः असत्य है तो चौथा होगा। पहला ये आ रहा है कि कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा, तो यहाँ पर क्या जाता है साथियों, पहला कथन सही रहेगा। दूसरा बात करें, देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है, तो इसका दूसरा वाला होगा। ठीक है, तीसरे वाले में बात करें तो तीसरे वाले में पहला कथन सही होगा। और चौथे वाले में बात करें तो क्या जाता है, को विदेश में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है, तो इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि कंप्यूटर का है, इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी में कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी में किया गया था साथियों। कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तीसरी में किया गया था। दूसरा बात करते हैं, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स को एक समूह को ले जा सकता है यानी समांतर में है और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, बस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से किसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन में वास्तुकारों एवं इंजीनियरों द्वारा नक्शे मानचित्र को डिजाइन को डिजिटल करने के लिए किया जाता है, तो डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है, तो मोडेम करता है, सिग्नल अपने पास में लाएगा भी, सिग्नल भेजेगा भी, इनपुट आउटपुट दोनों का काम हो रहा है। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो पूछा गया है, तो साथियों इसका जो आंसर रहेगा वो उबंटू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोबोल एवं पास्कल खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है, तो ये क्या जाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्राम के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, तो याद रखना WAV वाला फॉर्मेट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन है, तो कंप्रेस फाइल का जो एक्सटेंशन माना जाता है .rar माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय पदार्थ की बनी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस जिसमें से डेटा को रीड राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो मैग्नेटिक डिस्क रहेगा। दूसरा बात करें, 1 जेटाबाइट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 1024 EB के बराबर होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले बात हो रही है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज की अधिकतम जूम साइज 500% तक होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 आइटम सेव हो सकते हैं, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात होती है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 9 PT होती है जबकि न्यूनतम 1 PT होती है, बात यहाँ पर गलत आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना साथियों F7 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि MS एक्सेल की एक्टिव सेल में डेटा में एडिट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो F2 का प्रयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खालिस्तान फीचर चुनने गए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है, तो कौन सा बना देता है साथियों, याद रखना इसको कहते हैं फ्लिपिंग कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट आता है कि map.net GIM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का पर काम करता है, तो साथियों विंडोज़ पर काम करता है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा विलय विटामिन और उसमें से संबंधित अभाव बताया गया है, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रेटिनॉल रहेगा, रतौंधी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण खालिस्तान के आधार पर किया जाता है, तो साथियों ये एंटीजन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सत्य कथन की बात हो रही है। सत्य कथन में बात करें तो पहला जाता है कि कुनेन नामक औषधि एनीमिया रोग के उपचार में कारगर है, तो ये बात याद रखना कि ये गलत होती है। कुनेन नामक जो औषधि होती है वो मलेरिया के लिए कारगर होती है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग माना जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो डेंगू एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये जीवाणु नहीं है साथियों, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग माना जाता है। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस जाति द्वारा उत्पन्न मलेरिया से मृत्यु दर सर्वाधिक होती है, ये बात सही आती है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है साथियों, यह होता है विषाणु के द्वारा।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का समूह जीवाणु जनित है साथियों? तो कौन सा आएगा? हैजा और टिटनेस है वो ये जीवाणु जनित रोगों का समूह माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्ण के संबंध में सत्य कूट का चयन करना है। पहला हो रहा है कि देखो क्वासी और को रोग प्री स्कूल चाइल्ड 1 से 5 वर्ष में होता है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? दूसरा आता है कि मेरासम्स रोग प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग माना जाता है, ये बात भी आ जाता है। दूसरा आता है कि फैटी लिवर क्वासिकोर रोग से संबंधित है, ये बात भी यहाँ पर सही आती है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहले वाला सही रहेगा, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक होती है साथियों? कोबाल्ट होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा कौन सी प्रदान करेगी? ग्लूकोज करेगी साथियों। दूसरा बात करते हैं, प्रथम प्रतिजैविक को किससे प्राप्त किया गया था साथियों? तो किससे किया गया था? कवक या फफूंद से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मधुरक शर्करा में लगभग 2000 गुना अधिक मिठास होता है? तो कौन सा आएगा साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एलिटेम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि एथेनॉल का उपयोग है। तो एथेनॉल का जो उपयोग होता है साथियों पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में होता है, ठीक बात आती है। कफ सिरप में भी होता है, ठीक है। टिंचर आयोडीन के घोल बनाने में भी होता है। तीनों के तीनों उपयोग सभी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि DDT के व्यावसायिक उत्पादन से कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं वे हैं होते हैं, कौन सा होता है साथियों? याद रखना, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्मर डंक में कौन सा अम्ल होता है साथियों? तो याद रखना, मेथेनोइक अम्ल होता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को असम्मिलित है वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो साधारण नमक NaCl होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये यहाँ पर गलत आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टीका प्रथम पीढ़ी का नहीं है साथियों? तो कौन सा नहीं है साथियों? हेपेटाइटिस B है वो प्रथम पीढ़ी का नहीं है। पोलियो का टीका है तो वो OPV है साथियों, ठीक है। वैक्सीन 1995 में बनाई जाती है, किसके द्वारा? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा बनाई जाती है। जो टीका होता है जॉन साल्फ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पहले टीका बनाया जाता है, बाद में वैक्सीन बनाया जाता है 1995 में। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका निर्माण प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है साथियों? तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, 7 फरवरी 2025 केंद्र सरकार ने पूर्व में संचालित निम्नलिखित में से किन कौशल विकास योजना कार्यक्रम को एकीकृत कर कौशल भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो देखो 3 योजनाओं का संयुक्त रूप से आ जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास बीमा योजना, इसका यहाँ पर संयोजन होता है। दूसरा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुत संवर्धन योजना, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। और एक और आ जाती है जन शिक्षण संस्थान योजना, इन तीनों का संयुक्त यहाँ पर होता है जिसका नाम होता है कौशल भारत कार्यक्रम का शुरुआत होती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों की डिजिटल कृषि मिशन के तहत बनाए जाने वाले किस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में किसानों को किसान ID प्रदान की जाएगी? तो याद रखना, एग्रीस्टेक केंद्र से प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में चर्चित मसाली गांव का संबंध है। तो मसाली गांव क्या साथियों? देश का पहला सीमावर्ती सोलर गांव बना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि हाल ही में 26वें RBI गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? संजय मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन किया जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक आ जाता है। इसके अनुसार 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से 75% तक का वन आवरण वाली श्रेणी में शामिल है, ठीक बात आ जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम और सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में वन आवरण है वो 73% से भी अधिक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 2036 ओलंपिक हेतु भारत को दावेदारी के उद्देश्य से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? तो ये कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों? याद रखना, यह आंध्र प्रदेश में किया गया है, पुदीमक्का केंद्र से किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा कि भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता
दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट हो गई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें साथियों, वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में सौर ऊर्जा में संचयी स्थापित क्षमता 33.47% वृद्धि हुई है। ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो साथियों, दिसंबर 2024 तक जैव ऊर्जा को स्थापित करने की क्षमता है वो 48.16 गीगावाट हो गई। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसे CSR के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। साथियों किसको प्रदान किया गया? याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश के आ जाते हैं सवाल साथियों। इसमें समझाने को ज़्यादा कोई खास है नहीं साथियों। तो इसमें पहले वाला के बारे में बात करें 140 में आएगा पहले वाला। दूसरे में बात करें तो साथियों कौन जाता है? इसमें जाता है ये वाला आएगा। और 142 में बात करें तो साथियों कौन जाता है? डिस्ट्रॉय वाला आएगा, टू डिस्ट्रॉय माना जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो ईट हम्बल पाई के अंदर से बात करें तो टू अपोलोजाइज होता है। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा साथियों। ठीक है। 144 में बात करें तो 144 में कौन सा आएगा? ये दूसरे वाला आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं 145 के बारे में। 145 में कौन सा आएगा? देखो सिंस दे रखा है, तो सिंस किसके साथ में होता है? जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो 7 साल है, तो यहाँ पर 4 यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो ये सिंस वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तो कौन सा आएगा? नेक्स्ट वाला में आ गया टू फाइंड ए पैलेस टू लिव इन आ जाता है। ये आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आता है? इसका जो आंसर रहेगा ये वाला रहेगा। और 148 के बारे में बात करें तो कौन सा आएगा साथियों? इसमें से कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट सवालों के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट वाले में बात करें तो साथियों 149 के अंदर से बात करें तो क्या आएगा? हैव अराइव्ड टू आएगा। ठीक है। और 150 में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? इसमें आ जाता है ये सेकंड वाला आएगा। ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF आपको अपना टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है, जो हुई है अभी तक कंप्लीट ज्योग्राफी हो चुकी है इंडियन ज्योग्राफी की, उसकी क्लास को आप जरूर देखना साथियों। उसमें से बहुत सारे सवाल आपके लिए बनेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।